नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन स्थल बदलने से स्थानीय नागरिकों में जमकर आक्रोश। चालू किया धरना, कहा परंपरा को रखा जाए बरकरार। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाए गए हजारों मामले, समझौते के जरिए निकाला समाधान। चीफ जस्टिस ने किया अदालत परिसर का अवलोकन। नगर निगम की संपत्ति हो रही लापरवाही की शिकार, काऊ कैचर गायब, पुलिस जुटी जांच में। अधिकारी पर लगा निगम की संपत्ति को बेचने का आरोप। और हावड़ा और उत्तर भारत के लिए त्योहारों में मिलेगी अतिरिक्त ट्रेनें, रेल प्रबंधन का राहत भरा फैसला। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर इस बार प्रशासनिक निर्णय ने माहौल गरमा दिया है। जिला और पुलिस प्रशासन ने इस वर्ष ऐतिहासिक पचरी घाट के बजाय मोपका छठ घाट को विसर्जन स्थल घोषित कर दिया। इस फैसले का जोरदार विरोध करते हुए अरपा मैया भक्तजन समिति और विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों के पदाधिकारियों ने पचरी घाट पर तंबू गाड़कर अनिश्चितकालीन रात्रिकालीन धरना शुरू कर दिया है। भक्तों का कहना है कि पचरी घाट सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र रहा है, जहां प्रतिवर्ष गणेश विसर्जन की परंपरा निभाई जाती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा अचानक मोपका घाट को भेजने का आदेश सनातन परंपरा में सीधी दखलंदाजी है। समिति पदाधिकारियों का सवाल है कि जब स्थानीय नागरिक और श्रद्धालु पचरी घाट में विसर्जन चाहते हैं तो प्रशासन जनता की इच्छा के खिलाफ क्यों काम कर रहा है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सामाजिक कार्यकर्ता जुट रहे हैं। सभी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र होगा। फिलहाल मामला प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच टकराव का रूप ले चुका है और समाधान की राह देखी जा रही है। बिलासपुर की हजारों साल की परंपरा, जब से बिलासा माँ यहाँ पे बिलासा के नाम से बिलासपुर का नामकरण हुआ। बिलासा कहाँ की थी? इसी पचरी घाट की थी। अब बिलासा को ये क्या कर दिल्ली में शिफ्ट कर देंगे कि दिल्ली वाली बिलासा हो जाएगी? तो ये जो षड्यंत्र करते हैं हमारे परंपराओं के साथ, दुर्गा की प्रतिमा वहाँ पे हजारों साल से ठंडा हो रही है। जब वहाँ के लोग विरोध करें तो बात समझ में आए। जब वहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे दुर्गा विसर्जन हो और वो सब परिवार में 100 फैमिली पूरी रहती है और पूरे गुप्ता फैमिली रहती है और पूरे वहाँ के लोग शेष परिवार रहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि दुर्गा वहाँ ठंडा हो। अब प्रशासन को पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। तो इसलिए ये प्रशासन का ये निर्णय वापस ले और बिलासपुर के तथाकथित जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे हैं वो इसमें संज्ञान लें और दुर्गा जहां ठंडा होती है वहीं ठंडा होगी। ये ऐसा नहीं चलेगा। प्रशासनिक दबाव सार्वजनिक कार्यक्रमों में, चाहे वो धार्मिक हो या सार्वजनिक कार्यक्रम हो या तीज त्यौहार हो, उसमें जिस प्रकार से अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, ये सनातन धर्म में उचित नहीं है। हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि पचरी घाट में विसर्जन वहीं होता था, छोटी मूर्ति हो या बड़ी मूर्ति हो सब वहीं विसर्जित होती थी। आप उसको उठा के और 4-5 किलोमीटर आगे छठ घाट ले जाने चाह रहे हैं। हाँ, यदि स्थानीय लोग विरोध करते, जैसे स्थानीय लोग ने डीजे का विरोध किया, डीजे वहाँ बंद हो गया, वहाँ लोक समिति वाले लोग ले जाते नहीं हैं। पर यदि स्थानीय लोग चाहते हैं कि वहाँ पर वो कार्यक्रम हो तो होना चाहिए। पर हमारे यहाँ बिल्कुल विपरीत होता है। जनता जो चाहती वो नहीं होता, जो जनता नहीं चाहती वही होता है। जो प्रशासन चाहता है वही करने की कोशिश करता है। छठ घाट की दूरी वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है और उससे अव्यवस्थित पड़ेगा शहर, बल्कि आधा से ज़्यादा शहर उससे प्रभावित भी होगा। और वहाँ पर शासन प्रशासन को समुचित व्यवस्था भी करना चाहिए विसर्जन की। रहा सवाल डीजे का, तो डीजे अब हाई कोर्ट के कारण प्रतिबंधित तो हो गया है। जो माप तय किया गया है वो भी बजाए रहे दुर्गा समिति, गणेश समिति के लोग। पर यदि उसको भी बंद करना चाहें तो उन लोग अंदर मोहल्ले में नहीं ले जाते। बाकी जो वाद्य यंत्र, जो स्थानीय लोक कला संस्कृति का जो हमारा कार्यक्रम है वो चलता है और उसके तहत जाकर विसर्जन होता है। हमारी समिति मध्यनगरी दुर्गोत्सव समिति 48 साल पुरानी समिति। हम अपना बचपना देखते पचरी घाट में देखते आए हैं
तो हमारी मांग यही है कि जहाँ विसर्जन होता है माता जी का वहीं विसर्जन हो। विसर्जन की जगह चेंज करना, एक तो हमको दूरी पड़ेगी और एक तो आजकल प्रशासन का इतना ज़्यादा दबाव कि ये मत करो, ये मत बजाओ, डीजे मत बजाओ, धुमाल मत बजाओ, और उतना दूर कौन जाएगा थक मांझ के, और यही व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे, वहाँ क्या व्यवस्था करेंगे। बिलासपुर के कुटुंब न्यायालय में शुक्रवार को जो हुआ उसने न सिर्फ पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई बल्कि न्यायालय जैसे संवेदनशील जगह की गरिमा को भी ठेस पहुंची। प्रधान आरक्षक अरुण कमलवंशी ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए दूसरी वाहिनी बटालियन के सिपाही संजय जोशी पर अदालत परिसर से बाहर निकलते ही हमला बोल दिया। कॉलर पकड़कर मुक्के घूसे बरसाने की ये शर्मनाक घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संजय जोशी ने अरुण पर उसकी पत्नी से अवैध संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके चलते वो तलाक की प्रक्रिया में है। इस पूरे विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब दोनों पक्षों में थाने में भी झूमाझटकी और गाली गलौज हुई। संजय जोशी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि कुटुंब न्यायालय में उनका गवाही चलते दौरान अरुण कमलवंशी के साथ में झगड़ा विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और धमकी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में दिया गया। किन धारा से लगी है सर? धारा कौन सी धारा 351, 296 और 115(2) BNS की धारा लगी है। कुटुंब न्यायालय में आज मेरे भाई का केस चल रहा है, जो सुनवाई था उसकी पत्नी के साथ, पूर्व पत्नी जो सरोज जोशी है उसके साथ उसका सुनवाई का डेट था, और आज ही कमलवंशी का उसकी पत्नी पूर्णिमा कमलवंशी के साथ सुनवाई का डेट था। तो आज सुनवाई में जब आए तो जज मैडम के सामने में अरुण सरोज जो है अपना ये लगाई थी अनुपस्थिति, मतलब मेडिकल लगाई थी। तो मेडिकल लगाने के वजह संजय भाई बता रहे थे, मेरे भाई हैं जो, मैडम को बताए कि इनका आदतन यही व्यवहार रहा है, क्योंकि इसकी पत्नी के साथ आज यहाँ केस लगा है, इस वजह से आज उसको लेके नहीं आया है अरुण सरोज को, ऐसे करके मैडम को बताया वो। तो उतना में ही वो अरुण कमलवंशी भड़क गया कि तू कौन होता है बोलने वाला मेरी पत्नी के विषय में कि मेरे विषय में, ऐसे करके वहां पे मेरे भाई से मार पिटाई करने लगा और बहुत मारा है, आंख में लगा है उसको, अभी डॉक्टरी मुलाजा के लिए भेजे हैं। नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने और बकाया किराया वसूलने के लिए अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। बिलासपुर में नगर निगम की करीब 3000 दुकानों से सालाना 2 करोड़ का राजस्व मिलना तय है, लेकिन समय पर किराया न मिलने से निगम को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब निगम ने एक तरफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की है तो दूसरी ओर दुकानदारों को राहत देने के लिए वसूली शिविर भी लगाए जा रहे हैं। हाल ही में नगर निगम ने नेहरू नगर की 13 और सनीचरी बाजार की 7 दुकानों को सील कर करीब 9 लाख की बकाया राशि की वसूली की है। इस कार्रवाई के बाद निगम ने सनीचरी बाजार में वसूली शिविर आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में दुकानदार पहुंचे और किराया जमा किया। निगम का कहना है कि बकाया वसूली के लिए जहां जरूरत होगी वहां कार्रवाई होगी, लेकिन जिन दुकानदारों को सुविधा की जरूरत है उनके लिए शिविर जैसे विकल्प भी खोले जा रहे हैं। कि बाजार विभाग के अधीन जो दुकानें हैं उनसे बकाया बहुत बड़ी राशियां हैं, तो जो बड़े बकायादार हैं उनका चिन्हांकन करके आयुक्त महोदय के निर्देश पे कार्रवाई की गई थी और उसके बाद से लगातार लोगों के द्वारा राशि जमा की जा रही है और उनकी सुविधा हेतु अभी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सनीचरी बाजार में हमारे द्वारा कैंप लगाया गया है, जहां व्यापारी इस सुविधा का लाभ उठा के आसानी से अपनी किराया राशि जमा कर सकते हैं। नगर निगम के मुताबिक बिलासपुर परिक्षेत्र में 3000 के करीब दुकानें हैं, जिनसे निगम को हर साल लगभग 2 करोड़ की आय होनी चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या में दुकानदार समय पर किराया जमा नहीं करते, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान होता है। अब निगम प्रशासन ने राजस्व वृद्धि के लिए दोहरी रणनीति अपनाई है। एक तरफ सीलिंग जैसी सख्त कार्रवाई और दूसरी ओर शिविरों के माध्यम से भुगतान की सुविधा। इससे न केवल आय में इजाफा हो रहा है बल्कि दुकानदारों को भी राहत मिल रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक नाबालिग बालिका को सफलतापूर्वक बिहार राज्य से बरामद कर लिया है। आप सभी को बता दें कि मामले में आरोपी अशोक कुमार राजभर, जो कि लोधाबाड़ी बिहार राज्य का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया और पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब प्रार्थी द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर
भगाए जाने की रिपोर्ट थाने सिपत में दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिपत के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी और नाबालिग बालिका का पता लगाया गया। 9 सितंबर 2025 को आरोपी के कब्जे से किशनगंज बिहार के लोदाबाड़ी गांव से उस बालिका को सकुशल बरामद किया गया। आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर उसे सख्त धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई की गई। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिला कोर्ट परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर बाइक चालान, बैंकों से जुड़े ऋण विवाद, सड़क दुर्घटना और विभिन्न विभागों से जुड़ी हजारों मामलों में निराकरण पाया। न्यायिक अधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लोगों की समस्याओं का तत्काल और समझौते के जरिए समाधान किया। लोक अदालत में आने वाले अधिकतर मामलों में जुर्माना आधा किया गया और कई मामलों में समझौते से समाधान भी निकाला गया, जो विवादों को तेजी से, सस्ते में और कानूनी रूप से बाध्यकारी तरीके से निपटाने का अवसर था। बिलासपुर जिला कोर्ट में लोग बड़ी संख्या में जुटे थे। वकीलों के जरिए वे संबंधित कोर्ट तक पहुंचे और कुछ ही समय में राहत हासिल कर बाहर आए। बहुत से लोग अपने लंबित और पूर्व विवाद मामलों को तेजी से और न्यूनतम लागत पर सुलझा पाने में सफल रहे। जुर्माना, पानी, बिजली बिल विवाद, दुर्घटना दावा, आपसी पारिवारिक विवाद और दूसरे किस्म के राजीनामा योग्य मामलों को सुलझाने में जन अदालत कारगर रहा। शनिवार को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी पहल खासतौर पर छोटे सिविल और समझौते योग्य मामलों में अदालत के बाहर समझौते की सुविधा प्रदान की गई। गौरतलब है कि यहाँ हुए समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और इन्हें सिविल अदालत के डिग्री का दर्जा प्राप्त होता है। सुलह और समझौता पर आधारित लोक अदालत न केवल न्यायपालिका का बोझ कम करती है, बल्कि नागरिकों को किफायती और समय पर न्याय भी उपलब्ध कराती है। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अनिल सिंह चौहान ने कहा, पूर्व तैयारियों से आशा है बड़ी संख्या में लोग अदालत से राहत पाएंगे। सभी विभागों से उनके लंबित मामले यहां रखे गए। माननीय नालसा शाखा के दिशा निर्देश पर हर 3 महीने में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस बार भी हम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किए हैं। इसमें प्री लिटिगेशन के रूप में बैंक, नगर निगम, विद्युत विभाग, हर विभाग से लिटिगेशन के अनेक प्रकरण आए हैं, जिसमें संभावना अधिक से अधिक निराकरण होने की संभावना है। आशा करता हूँ तो लोगों इसका लोक अदालत का फायदा उठाएंगे और उनको सरल सहज न्याय मिलेगा। इसी प्रकार हमारे न्यायालय में भी जो पेंडिंग केसेस हैं, उसमें भी हम करीब 35,000 केसेस को चिन्हांकित किए हैं। उसमें अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत होने की संभावना है। उससे भी लोगों को सस्ता, सहज और त्वरित न्याय मिलेगा राजीनामा के माध्यम से। कानूनी कार्रवाई से बचते हुए लोग समय और रुपए दोनों की बचत करने लोक अदालत में शामिल हुए। इस वर्ष के अंतिम अवसर का लाभ उठाने सभी सरकारी विभाग, बैंकिंग, बीमा सेक्टर तत्पर दिखे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला कोर्ट में शनिवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र सिन्हा औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने कोर्ट परिसर, पुराने एवं नए भवनों का अवलोकन किया और न्यायाधीशों व स्टाफ के साथ आत्मीयता के साथ बातचीत की। निरीक्षण के दौरान एक अनोखा दृश्य तब देखने को मिला जब रायगढ़ से आए एक फरियादी ने कॉरिडोर में ही मुख्य न्यायाधीश को अपनी व्यथा सुनाई। फरियादी ने बताया कि उसकी पत्नी और बेटी लापता है और उसे हाई कोर्ट जाने से रोका जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत उसका आवेदन लेकर देखा और तत्काल विधिक सेवा प्राधिकरण से सचिव से संपर्क करने के निर्देश दिए गए। इस संवेदनशील व्यवहार ने लोगों को प्रभावित किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर, एसएसपी, निगम आयुक्त और पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला अधिवक्ता संघ ने इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश से फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने का आवेदन किया ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा औचक निरीक्षण के तहत आज यहाँ बिलासपुर जिला न्यायालय में आए थे और उन्होंने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण करने के पश्चात वो जिला अधिवक्ता संघ में भी गए थे। वहाँ से उन्होंने वापस फिर दूसरी जगह जाने की बात कहते हुए चले। सारे कोर्ट रूम भी गए? हाँ, सारे कोर्ट रूमों में उन्होंने गए थे और वहाँ से चेक करने के बाद फिर वापस जा रहे थे तो 2 मिनट का समय जिला अधिवक्ता संघ को दिया और उनके द्वारा ये कहा गया कि आप सब व्यस्त हैं और अच्छे तरीके से काम करेंगे, इसी के साथ मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने हम सबको वापस दिया। मांग पत्र भी दिए? हाँ, हम लोगों ने मांग पत्र दिया है कि जिला न्यायालय बिलासपुर में पहले FTC के 2 कोर्ट होते थे। FTC के 2 कोर्ट होते थे, जो कि एक है, उससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, पक्षकारों को बहुत परेशानी हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए एक और FTC कोर्ट की मांग हमने किया है। FTC क्या होता है उसको बताइए। फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है जिसमें कि त्वरित निराकरण उन मामलों को होता है जो कि महिलाओं से संबंधित सेशन ट्रायल। मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट परिसर की व्यवस्थाओं और भवनों के रखरखाव पर संतोष व्यक्त किया और आगे भी इसी सजगता के साथ कार्य करने की अपेक्षा जताई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर में ट्रेवल्स के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों वाहन मालिकों को पुलिस लाइन में गाड़ी चलवाने का झांसा देकर करीब 35 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया है। आरोपी बड़े शातिर निकले। डिपॉजिट के नाम पर लोगों से कैश और ऑनलाइन पैसे ऐंठ लिए गए और फिर गाड़ियों का इस्तेमाल अपने निजी कामों में करने लगे। आइए आपको बताते हैं इस जालसाजी की पूरी कहानी। पल्लवी ट्रेवल्स और राधा रानी ट्रेवल्स के नाम से एक बड़ा जाल बिछाया गया। किशोर कुमार शर्मा, रुपेंद्र शुक्ला और श्रद्धा शुक्ला ने वाहन मालिकों को गाड़ियों को पुलिस लाइन में चलवाने का लालच दिया। बोलेरो से लेकर स्कॉर्पियो, अर्टिगा से लेकर इनोवा तक गाड़ियों के लिए मोटा किराया ऑफर किया गया। बोलेरो के 70,000, स्कॉर्पियो के 90,000, इनोवा के पूरे 1 लाख प्रति माह और ऊपर से डिपॉजिट के नाम पर 30,000 से 1 लाख रुपए की अलग से मांग की गई। कुल मिलाकर करीब 37 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। मेरे साथ राधा रानी ट्रेवल्स और पल्लवी ट्रेवल्स दोनों एक ही संस्था है। दोनों मिलके किशोर शर्मा, रुपेश मिश्रा या शुक्ला है, रुपेश शुक्ला और श्रद्धा शुक्ला, ये लोग मिलके लगभग 39,64,000 करीब मेरे साथ और भाई लोग हैं। लगभग हम लोग 40 लोग करीब हैं और इसमें लगभग 30 गाड़ियां हैं और कई लोग ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, कई लोग नकदी भी किए हैं और कई लोग से माने स्कूटर लगवाने और क्या क्या गाड़ी सिविल लाइन थाने में लगता है तो जो क्या लगता है उनको मेरे बारे में इतना नॉलेज नहीं है, कह के इन लोग पैसा लिए हैं और हम लोग सभी मिला के 39,64,000 करीब आप लोगों ने धोखाधड़ी की मामला हम लोग सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाए हैं और मामले की कार्रवाई कर रहे हैं सर लोग। अब इसके बारे में और मेरे को जानकारी नहीं है और उसका लोग बताएंगे जिस प्रकार से आगे कार्रवाई हुआ है कि नहीं, उसका मेरे को नाम बता दीजिए। गाड़ियों को या तो चलवाया ही नहीं गया या फिर निजी इस्तेमाल में लिया गया। पेट्रोल से लेकर फास्टैग तक का जो खर्चा था वो भी वाहन मालिकों ने ही उठाया और जब पैसे की मांग की गई तो मिला सिर्फ झांसा और टाल मटोल। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस गैंग का मुख्य आरोपी किशोर कुमार शर्मा पहले से ही एक ठगी के मामले में बलौदाबाजार जेल में बंद है। अब पीड़ितों ने थाने में संयुक्त आवेदन देकर इस ट्रैवल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रतनपुर थाना क्षेत्र में सक्रिय पशु तस्करों के खिलाफ की जा रही सघन कार्रवाई के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा के कोमना क्षेत्र जिला नुआपाड़ा से फरार चल रहे पशु तस्कर और वाहन स्वामी गुरुवेंद्र नागरची को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 3 वाहन, 1 पिकअप और 2 माजदा जब्त किए गए हैं, जिनका उपयोग मवेशियों की अवैध तस्करी में किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर 2025 को रतनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आयशर वाहन में बिना चारा पानी के मवेशियों को ठूस कर कत्ल खाना उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 17 मवेशियों को, जिनमें 2 मृत अवस्था में थे, पुलिस द्वारा मामले की कड़ी से कड़ी जोड़कर एंड टू एंड कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में फरार आरोपी गुरुवेंद्र नागरची के ओडिशा में छिपे होने की सूचना पर
एसडीओपी कोटा के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर रतनपुर लाया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम बिलासपुर में एक नया विवाद सामने आया है, जहां जोन कमिश्नर पर निगम की संपत्तियों को कबाड़ी को बेचने का आरोप लगा है। जी हां, आपको बता दें, वार्ड पार्षद सीमा संजय सिंह ने इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर को शिकायत सौंपी है, जिस पर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं जोन कमिश्नर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और खुद को निर्दोष बताया है। वार्ड पार्षद सीमा सिंह का आरोप है कि जोन क्रमांक 2 के कमिश्नर प्रवेश कश्यप ने निगम की ट्रैक्टर, ट्रॉली और पानी के टैंकर जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को पहले मरम्मत के नाम पर गायब किया और बाद में उन्हें कबाड़ियों को बेच दिया। पार्षद के अनुसार कई बार पूछताछ के बाद भी जवाब टाल मटोल वाले मिलते रहे, जिसके बाद उन्होंने निगम कमिश्नर को शिकायत दी। जांच में कथित रूप से सामने आया है कि सामग्री कबाड़ में बेच दी गई है। जोन क्रमांक 2 में एक जेसीपी में ट्रैक्टर लगा हुआ था, वो नगर पालिका था शायद उस समय, तब से था वो। लेकिन अभी 6-7 महीना पहले उसको मरम्मत के लिए दिए थे गए। यहाँ काम हमेशा लगा रहता है, कुछ सप्लाई करने का पानी है और पानी तो ज़्यादातर ही होता है। तो उसके बारे में पूछा गया। उस समय अपने जोन 2 में कमिश्नर के तौर पे प्रवेश कश्यप जी थे, कार्यरत थे उस समय। तो बोले बनने गया है, तब आस लगाए बैठे थे। फिर बार पूछे, 2 महीना 4 महीना बीत गए। तो फिर हम लोग पूछे तो बोले कि नहीं, बनने ही गया है। फिर शिकायत दर्ज किए हम लोग ऑफिस में, क्या बोलते हैं, नगर निगम में। तो नगर निगम वाले में पता नहीं क्या लेन देन हुआ कि नहीं हुआ, और वो बिक चुका है। हाँ, 15 पारा वहाँ से लगा हुआ है, तो वहीं का कबाड़ी है जो लिया है। आपको मालूम है कि वो कितने में बिका होगा? कुछ आइडिया होगा, कुछ लमसम? जिस तो नंबर 2 का काम है, बेचने वाले तो 2 पैसा कमी में दिए होंगे, ये कंफर्म नहीं पता है कितने में बिका होगा, पर अब कबाड़ है, बेचे हैं। टेंडर वेंडर कुछ निकला था क्या इसका, अगर बेचे हैं तो? नहीं, कुछ भी नहीं। आपने जानकारी लेने की कोशिश की? बहुत कोशिश की, लिखित में भी कोशिश की हूँ, मेरे पास आवेदन पड़ा भी होगा, पर हमें आज तक किसी ने जानकारी नहीं दी और वहीं पे ठंडे बस्ते में रख दिए। जोन में कि निगम में? जोन में भी, निगम में भी, कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो उसमें केवल एक ही सामान था कि और भी सामान कुछ पता तो चला? उसमें ट्रैक्टर से लगा हुआ था जेसीबी। अच्छा, ट्रैक्टर भी गया? ट्रैक्टर भी गया और जेसीबी भी? हाँ, जेसीबी और टैंकर भी। फिर से दोहरा दीजिए, क्या क्या गया? जेसीबी में लगा हुआ ट्रैक्टर और टैंकर जो सप्लाई का काम करता था यहाँ वार्ड नंबर 6 के लिए। प्रवेश कश्यप का क्या कहना है अभी? वो तो बनने गया है, अभी भी बोल रहे हैं बनने गया है। इसमें महापौर से या नगरीय प्रशासन मंत्री से जांच के लिए क्यों किसी ने नहीं किया? हम तो जांच के लिए ही आवेदन दिए हैं। कहाँ दिए आवेदन? 4 बार, वहाँ विकास भवन में दिए हैं, यहाँ भी दिए हैं। कमिश्नर क्या कहते हैं? कमिश्नर बस यही कहते हैं बनने गया है। नहीं, मैं निगम कमिश्नर की भी शिकायत की है। अगर आयुक्त हाँ, आयुक्त क्या बोलते हैं? वो भी बनने गया है, बोलते हैं बन रहा है, तो इसमें मिली भगत ही हो सकता है। ये नगरीय प्रशासन विभाग की प्रॉपर्टी है जी। हमारे शहर में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हैं जी। क्या कभी उनसे इस मैटर में कोई चर्चा हुई? नहीं, मंत्रियों से नहीं हुआ है, पर आयुक्त से, जोन कमिश्नर से, सभी से बात हुई, महापौर से भी बात हुई है, लिखित में भी दिया गया है, पर आज तक उसका कोई पुख्ता कारण नहीं बताया कि वाकई में बनने गया है कि पड़ा है कि बिक गया है। पर वाकई सच्चाई उसकी यही है कि वो कबाड़ में। महापौर क्या कहती हैं? महापौर को तो लिखित में दिए थे, पर उनसे ऐसे बात नहीं हुई है, पर उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब आपका क्या स्टेप है? आप पार्षद भी हैं, सत्ता पक्ष में MIC भी हैं, जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब देखेंगे तो जाएंगे, मंत्रियों के पास जाएंगे।
किसकी शिकायत करेंगे आप? जो बेचा है उनकी शिकायत करेंगे। प्रवेश कश्यप जी यहाँ के पूरे क्या बोलते हैं तिफरा एरिया के पूरे कमिश्नर पद पे कार्यरत थे और उनके अंदर से सामान गायब हो जाना या बिक जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। आप इस पर कहना चाहेंगे क्या ऐसे मामले ये सभी बेबुनियाद आरोप हैं और मुझे लगता है किसी दुर्भावनावश ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस ट्रैक्टर के बारे में मैडम द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो ट्रैक्टर अभी भी संचालित है जोन 2 में और टैंकर्स और जो भी पुराने टैंकर्स थे वो पंप हाउस भिजवाए गए हैं। नहीं, ये सभी इस तरह के आरोप झूठे हैं और इससे पहले कभी मैडम से इस संबंध में बात भी नहीं हुई है। बस जो एक रिपोर्ट आई थी उसके आधार पे हमने अपना जो जवाब है वो लिखित में नगर निगम में जमा करा दिया था। संजय सिंह की जो शिकायत है अभी मैं भी जोन कमिश्नर से पूछ रहा था 6 महीने पहले कबाड़ वाड़ फलार टैंकर उनका कहाँ गया? भैया शिकायत की है आपने बेच दिया तो बोला मैंने बेचा नहीं, भले मैंने यहाँ पे पंप हाउस भेज दिया। तो पंप हाउस में भेजने के पहले आप लिखित में कुछ आए तो क्या क्या सामान आपने भेजा क्या क्या नहीं भेजा? क्या आपके पास सामान धरने के लिए जगह नहीं थी वहाँ पे? क्यों भेजा नगर निगम में वहाँ पंप हाउस में? इस जैसा आप बोला ना ये हमेशा चोरी चमारी फलाना ठिका निगम में हो रहा। अभी क्या हो रहा? रसीद रख लिए हैं, पौधम लगाते हैं 3000 4000 5000 बेमानी रसीद काट रहे हैं, किसी का रसीद काट भी नहीं है। इधर जोन कमिश्नर प्रवेश कश्यप ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि संबंधित सामग्री को पंप हाउस भेजा गया था और इसकी पूरी रिपोर्ट निगम कार्यालय भी पहले ही जमा है। इस पूरे प्रकरण पर नगर निगम के सभापति और पार्षद प्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है और निगम में पारदर्शिता की मांग की है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जोन क्रमांक 6 से एक काऊ कैचर चोरी हो गया और ये मामला अब न सिर्फ पुलिस के पास पहुंचा है बल्कि निगम की कार्यप्रणाली और संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि काऊ कैचर को जोन कार्यालय से कुछ ही दूरी पर खुले में छोड़ा गया था और बीते 1 महीने से उसका कोई अता पता नहीं है। मामले की रिपोर्ट तोरवा थाना में दर्ज कराई गई है और जांच जारी है। महापौर से लेकर सभापति तक इस पूरे मामले को लेकर अपना अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं, जिससे निगम की आंतरिक राजनीति भी सामने आ रही है। नगर निगम जोन 6 में हुई चोरी की घटना ने निगम प्रशासन की संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। काऊ कैचर जैसे अहम वाहन को बिना किसी निगरानी के खुले में छोड़ देना प्रशासनिक लापरवाही का सीधा उदाहरण माना जा रहा है। इस वाहन की चोरी के बाद जोन कार्यालय ने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी, लेकिन अब तक न तो वाहन का पता चल पाया है और न ही जिम्मेदारी तय हो सकी है। महापौर पूजा विधानी ने इसे गंभीर विषय मानते हुए अधिकारियों से जवाब तलब की बात कही है। उनका कहना है कि नगर निगम की संपत्तियों की सुरक्षा से समझौता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और जनप्रतिनिधियों ने भी नगर निगम की कार्यशैली पर उंगली उठाई है। नगर निगम के सभापति विनोद सोनी ने इस मामले को एक अलग नजरिए से देखा है। उनका इशारा इस ओर है कि नगर निगम द्वारा विभिन्न आयोजनों, खासकर गणेश उत्सव के दौरान समितियों को वाहन उपलब्ध न कराना भी इस तरह की घटनाओं का एक कारण बन सकता है। उनका कहना है कि हो सकता है कि वाहन की जरूरत पड़ने पर ही इस काऊ कैचर का उपयोग कर लिया गया हो। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि ये गंभीर चूक है और इसकी जांच होनी चाहिए। उधर तोरवा थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। क्योंकि काऊ कैचर इतना बड़ा सामान है, वो ऐसी कोई गली मोहल्ले में कहीं भी ऐसा रखा होगा, क्योंकि गणेश पूजा पिछले दिनों में था तो हमारे कार्यकर्ताओं को मांग रहती है गणेश जी को उठाने के लिए, गणेश को लाने के लिए उनको ज़रूरत रहता, कोई कहीं पे होगा। हमने अभी कल ही जो है उसको रिपोर्ट करवाया है और कैमरा के माध्यम से जगह जगह पूरे शहर में जो है कैमरा भी लगा हुआ है किस रूट में गया। चोरी तो नहीं होगा क्या? गणेश जी में, दुर्गा विसर्जन में, सब में हम लोग काऊ कैचर को दे देते थे, ले जाते थे। क्या अभी नया चुनाव आयुष साहब ने फरमान किया है तो कोई भी काऊ कैचर न गणेश जी में दिया आएगा न दुर्गा जी में दिया आएगा। इसलिए क्या करें, लोग उठा के काऊ कैचर ले जा रहे हैं और कोई दूसरा काम चोरी नहीं हुआ। इतनी बड़ा काऊ कैचर कौन ले जाएगा? नगर निगम से रामलाल विश्वकर्मा जी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मछली मार्केट के पीछे धान मंडी रोड पर उन्होंने काऊ कैचर खड़ा कर रखा था, जो 25-26 की दरमियानी रात चोरी हो गया है, जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 405
2025 303 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अपराध दर्ज किया है और विवेचना में कुछ फुटेज की भी बात आ रही है, हम फुटेज देखेंगे, उसके बाद जो भी बात सामने आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच क्या निष्कर्ष लेकर सामने आती है और नगर निगम अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भविष्य में क्या कदम उठाता है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका की लापरवाही इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। नियमों को ताक पर रखकर नगर पालिका के दर्जन भर से ज्यादा 4 पहिया वाहन बिना नंबर प्लेट के रोजाना सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि न तो ये परिवहन विभाग और न ही पुलिस इन गाड़ियों पर कार्रवाई कर रही है। आम नागरिक यदि बिना नंबर प्लेट वाहन चलाते हैं तो उन पर चालान और जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नगर पालिका की गाड़ियों को छूट मिली हुई है। पार्षदों ने भी आशंका जताई है कि पेट्रोल डीजल सप्लाई में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि नंबर प्लेट न होने पर खपत का हिसाब किताब संदिग्ध बन जाता है। वहीं कई गाड़ियों की फिटनेस जांच भी सालों से नहीं हुई है। ये स्थिति पिछले 1 साल से बनी हुई है, जिस पर प्रशासन की चुप्पी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। गाड़ी में नंबर प्लेट तो खरीदने के साथ ही रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन सबका है, उसमें यदि लिखा हुआ नहीं है तो लापरवाही है। उसके लिए मैं जो उसके हेड हैं उनको जो है बोलता हूं, तुरंत उस पर कार्रवाई का लिखित नोटिस भी उनको जारी करता हूं। और किस गाड़ी में डल रही है, सब गाड़ियों के सामने जैसे टिपर है तो टिपर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से उसकी नंबरिंग हर टिपर की गई है। और टिपर नंबर 1, 2, 3, 4 जो डला हुआ है उससे तैयार होता है वो, लेकिन नंबर प्लेट जब शासन से हमको अधिकृत है तो लगना चाहिए। वो लापरवाही है, उसको मैं अभी तुरंत नोटिस जारी करके उसको लगवाता हूँ। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आने वाले समय में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाने हैं। इस दौरान देश भर के लोग अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं, जिससे ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। खास तौर पर उत्तर भारत, हावड़ा और मुंबई जैसे रूटों पर यात्री संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान विशेष ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से होकर गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। रेलवे के अनुसार हावड़ा और उत्तर भारत की ओर जाने वाली लगभग 4 विशेष ट्रेनों को अनुमति दी गई है। इससे इन मार्गों पर यात्रा कर रहे यात्रियों को राहत मिलेगी और वे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। त्योहारी सीजन में ट्रेनों की उपलब्धता कम होने और वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण यात्रियों को सफर में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप सभी को बता दें, लेकिन रेलवे द्वारा लिए गए इस निर्णय से उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और सफर आरामदायक होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल की है। कलेक्टर ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 3 विशेष प्रचार वाहनों को जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गांव-गांव और शहर-शहर जाकर आमजन को योजना की विस्तृत जानकारी देंगे और सोलर पैनल स्थापित करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और लोन सुविधा की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का प्रमुख उद्देश्य लोगों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, बिजली बिल में बचत करना तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देना है। अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले में इस योजना को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा ये 3 रथ PM सूर्य घर योजना को लेकर रवाना की गई है। इसमें एक्चुअल में ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों तक ये PM सूर्य घर योजना एक्चुअल में क्या है इसकी जानकारी देना है। और वहाँ पर एक बार कोड लगा हुआ है, जैसे आप मोबाइल के थ्रू बार कोड को करेंगे तो सारी प्रक्रिया कैसे आवेदन करना है
और कितना फीस लगेगा, क्या लगेगा, ये सबकी जानकारी दी हुई है। वैसे पीएम सूर्य घर योजना तो 1 साल से चल रही है, लेकिन अभी सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी अभी शुरू हुई है, तो दोनों मिला के 3 किलोवाट तक का जो इंस्टॉलेशन है उसमें 1,08,000 की छूट है। और जो भी उसमें बचत जो है 80-85 हज़ार का जो बकाया वो है, जो बचत अमाउंट है, उस पर भी शासन के उससे जो है एक लोन की सुविधा है 6% की ब्याज की दर से, तो इजीली इसको लगाया जा सकता है। और बहुत ही ये महत्वपूर्ण मतलब ये वो है स्कीम है। पीएम सूर्य घर योजना पूरे स्टेट में लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी प्लांट लगने के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी और उसके बाद करीब 15 दिन में स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी आपके खाते में आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबको सोलर प्लांट लगाने में अत्यंत फ़ायदा है और ये बिजली बिल को आप ज़ीरो कर सकते हैं। और इसकी लगाने की कॉस्ट जो है वो 3 किलोवाट के लिए लगभग 1,90,000 से 2,05,000 है, जिसमें दोनों सब्सिडी मिला के 1,08,000 रुपये सब्सिडी प्राप्त हो जाती है। और जो बचा राशि है वो आप चाहें तो नॉर्मल जैसे बैंक से हम फाइनेंस कराते हैं वैसा फाइनेंस करा लेंगे। इसमें 6% के मिनिमम ब्याज पे फाइनेंस हो रहा है और आप जो प्लांट लगाएंगे उससे आपके घर के बिजली बिल ज़ीरो होने से इसकी कीमत आप 3 से 5 साल के अंदर पूरी वसूल हो जाएगी और उसके बाद 20 साल आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। योजना के तहत 1 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने पर 45,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 90,000 रुपए और 3 किलोवाट संयंत्र पर 1,08,000 रुपए तक का अनुदान हितग्राहियों को दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर कलेक्ट्रेट में कामकाजी माताओं के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। यहाँ शुरू किया गया है वात्सल्य कक्ष। एक ऐसा कोना है जहाँ महिला कर्मचारी अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित माहौल में रख सकती है। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर लोकार्पित इस वात्सल्य कक्ष में बच्चों के लिए खिलौने, शैक्षणिक चित्रकारी, टीवी, आरामदायक फर्नीचर, एसी और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों की देखरेख के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी यहां पर नियुक्त की गई हैं। महिला कर्मचारियों का कहना है कि पहले काम के दौरान बच्चों को लेकर असुरक्षा बनी रहती थी, लेकिन अब वे निश्चिंत होकर दफ्तर का काम कर पा रही हैं। जिला प्रशासन का ये कदम मातृत्व और पेशेवर जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। कई सालों के डिमांड के बाद हमको ये सर ने अलॉट किया है। हम लोग हर बार जो भी नए कलेक्टर आते थे हम उनके पास जाके रिक्वेस्ट करते थे कि भाई बच्चे छोटे हैं, घर बहुत दूर है, तो बच्चों को घर पे छोड़ के और सारा दिन यहाँ पे आना, मतलब सुबह से लेके शाम तक बच्चों को दूर रखना, और अगर तबीयत खराब है तो हमको छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो ऑफिस का भी काम इफेक्ट होता था। तो हमने सबने जाके रिक्वेस्ट की सर से कि सर अगर हमको यहाँ पर ऐसा एक आप दे दें जहाँ पर हम लोग अपने बच्चों को रख सकें साथ में, यहाँ पे हम लोग 2 जन जो बच्चों को देखने वाले भी रहे। तो ये पूरी चर्चा हुई सर के साथ, तो सर ने हमको आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा एक पालना घर बना के दूंगा, एक कॉमन रूम बना के दूंगा कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। तो उन्होंने हमको वहाँ पर बोला था कि मैं सारी सुविधाओं के साथ आप लोगों को बना कर दूंगा, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हम सब बहुत खुश हैं। बहुत सुविधाएं हमको और बहुत समय की डिमांड के बाद ये मिली है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।